कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां नया नया एक बेहद हैंडसम और लोकप्रिय लड़का शुसेई कोगायामा एडमिशन लेता है। पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स, वह हर चीज में बेहतरीन होता है। स्कूल की लगभग हर लड़की उस पर फिदा है। उसी स्कूल में पढ़ने वाली मोई निशिमोरी भी उसे पसंद करने लगती है। एक दिन वह हिम्मत जुटाकर शुसेई को अपने दिल की बात बता देती है, लेकिन शुसेई बिना किसी झिझक के उसे बहुत बेरहमी से मना कर देता है। मोई का दिल पूरी तरह टूट जाता है। यह सब देखकर मोई की सबसे अच्छी दोस्त आओई को बहुत गुस्सा आता है। वह शुसेई से जाकर कहती है कि मोई एक बहुत अच्छी लड़की है और उसे इस तरह सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहिए। शुसेई को आओई का गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह मजाक उड़ाते हुए उससे पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो या मेरे साथ डेट करना चाहती हो? आओई उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे धक्का दे देती है। धक्का लगने से शुसेई सीढ़ियों से गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। अस्पताल से लौटते समय शुसेई ठीक से चल नहीं पाता, इसलिए वह जबरदस्ती आओई से कहता है कि वह उसे उसके कमरे तक छोड़कर आए। रास्ते में कई सीढ़ियां होने की वजह से आओई को उसे सहारा देकर ऊपर तक ले जाना पड़ता है। जब दोनों हॉस्टल पहुंचते हैं तब आओई को पता चलता है कि शुसेई उसी अपार्टमेंट में रहता है जहां वह रहती है। यह बात उसके लिए काफी हैरान करने वाली होती है। शुसेई चोट का पूरा फायदा उठाने लगा है। वह आओई से अपना कमरा साफ करवाता है, खाना बनवाता है और छोटे बड़े सारे काम उसी से करवाने लगा है। बातों बातों में आओई बताती है कि वह अकेली रहती है क्योंकि उसके पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया है। उसकी माँ और छोटा भाई भी उनके साथ चले गए, लेकिन आओई अपने स्कूल और दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अकेले यहीं रह गई। वह यह भी बताती है कि मोई बचपन से उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। जब स्कूल में कुछ लड़कियां उसे परेशान करती थीं, तब मोई हमेशा उसकी मदद करती थी, इसलिए वह अपनी दोस्त की बहुत इज्जत करती है। इसी दौरान शुसेई अचानक अपनी शर्ट उतार देता है, जिससे आओई बुरी तरह शर्मा कर घबरा जाती है। उधर आओई खाना बना रही होती है कि तभी गलती से थोड़ा धुआं उठ जाता है। धुएं की वजह से फायर स्प्रिंकलर चालू हो जाते हैं और पूरे कमरे में पानी भर जाता है। शुसेई का कमरा पूरी तरह खराब हो जाता है। मकान मालिक कमरे की मरम्मत के लिए लोगों को बुलाता है और बताता है कि रिपेयर में कुछ दिन लगेंगे। अब समस्या यह होती है कि शुसेई तब तक कहाँ रहेगा। तभी शुसेई बिना किसी झिझक के कह देता है कि वह कुछ दिनों के लिए आओई के कमरे में रहेगा। ये सुनते ही आओई जोर से चिल्ला उठती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और यहीं से शुरू होती है दोनों की एक ही छत के नीचे रहने वाली मजेदार, रोमांटिक और दिल छू लेने वाली कहानी। अगले दिन सुबह आओई बालकनी का दरवाजा खोलती है ताकि कमरा थोड़ा हवादार हो जाए। तभी शुसेई उसे याद दिलाता है कि अगर किसी पड़ोसी ने उसे यहाँ देख लिया तो दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आओई तुरंत घबरा जाती है और जल्दी से उसकी सारी चीजें कमरे के अंदर छिपा देती हैं। थोड़ी देर बाद शुसेई नहाने चला जाता है। इस बीच आओई उसके लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार करती है, लेकिन जब शुसेई सिर्फ तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आता है तो आओई बुरी तरह शर्माकर नजरें फेर लेती है। उसके लिए उसके साथ एक ही घर में रहना पहले से ही मुश्किल था और अब ऐसी हरकतें उसे और भी असहज कर रही थीं। शुसेई आराम से बैठकर आओई के हाथ का बना खाना खाने लगता है, जबकि आओई मन ही मन सोचती रहती है कि आखिर उसे यह सब कब तक सहना पड़ेगा। इन सब घटनाओं का असर स्कूल में भी दिखाई देने लगता है। रात में शुसेई नींद में आओई की चादर खींच लेता था और कभी कभी अनजाने में उसका हाथ भी पकड़ लेता था। इसी वजह से आओई की ठीक से नींद नहीं हो पाती और अगले दिन वह स्कूल में बहुत थकी हुई दिखाई देती है। लंच टाइम पर उसकी दोस्त मोई पूछती है कि आखिर वह इतनी परेशान और थकी हुई क्यों लग रही है, लेकिन आओई सच नहीं बता सकती, इसलिए कोई बहाना बनाकर बात टाल देती है। उसी समय स्कूल के दो छात्र बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने किसी लड़के और लड़की को एक ही घर में रहते देखा है। यह सुनकर आओई के होश उड़ जाते हैं। उनके स्कूल में लड़का लड़की का साथ रहना सख्त मना था। अगर किसी को उनके बारे में पता चल गया तो दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। आओई यही सोचकर परेशान होती रहती है कि हर हाल में इस राज को छिपाना होगा। स्कूल से लौटते समय शुसेई अचानक उसके पास आता है। दरअसल वह अपने घर की चाबी भूल गया था, इसलिए आओई उसे उसकी डुप्लीकेट चाबी देती है। शुसेई मुस्कुराकर कहता है, मैंने तुम्हें इतनी परेशानी दी, फिर भी तुमने मेरी मदद की, लेकिन थैंक यू तो बोलो। आओई जल्दी से थैंक यू कहती है और शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद शुसेई पूरे कमरे में छोटे छोटे नोट्स और निर्देश चिपका देता है कि कौन सा सामान कहाँ रखना है और क्या करना है। इससे आओई और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। एक दिन शुसेई बिना बताए अपने दोस्त को घर ले आता है। यह देखकर आओई बुरी तरह घबरा जाती है और जल्दी से कंबल के नीचे छिप जाती है, लेकिन शुसेई उसे और परेशान करने के लिए उसी कंबल पर जाकर बैठ जाता है। बेचारे आओई की तो सांस तक रुकने लगती है। तभी शुसेई का दोस्त कमरे में रखे लड़कियों के कपड़े देखकर पूछता है, ये कपड़े किसके हैं? शुसेई बिना घबराए जवाब देता है, ये मेरी बहन के हैं। उसी समय कंबल के नीचे छिपी आओई से गलती से हल्की सी आवाज निकल जाती है। दोस्त तुरंत पूछता है, ये आवाज कैसी थी? शुसेई तुरंत बहाना बना देता है कि उनके घर में अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं। दोस्त को थोड़ा शक होता है, इसीलिए वह बालकनी में जाकर भी चेक करता है। इस मौके का फायदा उठाकर आओई चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। घर से निकलकर वह पास की एक छोटी दुकान पर पहुंचती है। उस दुकान का मालिक शू उसे अच्छी तरह जानता था। वह आओई को
कुछ नए स्नैक्स चखने के लिए देता है। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। शू आउई को अपना छाता दे देता है और कहता है कि भीग कर बीमार मत पड़ना। घर लौटते ही आउई गुस्से में शुसेई से कहती है, आइंदा कभी भी अपने दोस्तों को घर मत लाना। अगर किसी को हमारे साथ रहने का पता चल गया तो हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। शुसेई मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है तुमने आज तक किसी लड़के को डेट नहीं किया, इसलिए इतनी घबराती रहती हो। दोनों की यही नोकझोंक चल रही होती है कि तभी अचानक डोरबेल बजती है। दरवाजे पर शुसेई का एक और दोस्त खड़ा होता है। वह किसी रेसिपी की किताब लेने आया था, लेकिन तभी कमरे के अंदर से फिर किसी के होने जैसी हल्की सी आवाज आती है। दोस्त तुरंत हैरान होकर पूछता है, अभी अंदर कौन था? आउई पड़ोस में रहने वाली मकान मालकिन से बालकनी में बात कर रही होती है। मकान मालकिन मुस्कुराकर पूछती है, नए पड़ोसी के साथ रहना कैसा लग रहा है? आउई पहले तो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर कहती है, शुसेई ऊपर से जितना रूखा और घमंडी लगता है, असल में उतना बुरा नहीं है। वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद भी करता है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पड़ोस का एक छोटा सा प्यारा बच्चा आकर आउई से पूछता है, दीदी क्या आप हमारे साथ खेलने चलोगी? आउई मुस्कुराते हुए उसकी बात मान लेती है। दूर खड़ा शुसेई यह सब चुपचाप देख रहा होता है। अगले दिन रविवार होता है। आउई के घर पर मकान मालकिन, उसका दोस्त शू और कुछ पड़ोसी इकट्ठा होते हैं। शू सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाता है और सभी मिलकर अच्छा समय बिताते हैं। बातों बातों में आउई मकान मालकिन से कह देती है कि शुसेई उनका रिश्तेदार है, इसलिए कुछ दिनों के लिए उसके साथ रह रहा है। मकान मालकिन को उसकी बात पर ज्यादा शक नहीं होता। तभी अचानक शुसेई वहाँ पहुँच जाता है। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी होती है जिसका नाम सातोमी है। जैसे ही वह शुसेई को देखती है, दौड़कर उसे गले लगा लेती है। शू सबको बताता है कि सातोमी शुसेई की एक्स गर्लफ्रेंड है। वे दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उनके परिवार भी आपस में काफी करीब हैं। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसी दौरान शू मजाक में शुसेई से पूछता है, क्या तुम दोनों फिर से एक दूसरे को पसंद करने लगे हो? शुसेई तुरंत मना कर देता है और कहता है कि अब उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। आउई ये पूरी बातचीत चुपचाप सुन रही होती है। पता नहीं क्यों सातोमी को शुसेई के इतना करीब देखकर उसके मन में हल्की सी जलन होने लगी है। थोड़ी देर बाद शुसेई सातोमी के साथ बाहर जाने लगता है। आउई उससे पूछती है, क्या तुम दोनों कहीं डेट पर जा रहे हो? शुसेई बस इतना कहता है, मैंने उससे पहले ही एक वादा किया था, इसलिए जा रहा हूँ। इसके बाद शू शुसेई को अलग ले जाकर समझाता है, आउई की भावनाओं के साथ मत खेलना। अगर तुम गंभीर नहीं हो तो उसे बेवजह उम्मीद मत देना। लेकिन शुसेई इस बात को हंसी में टाल देता है। उस रात तेज बारिश और बिजली कड़कने लगती है। आउई को बचपन से ही बिजली की आवाज से बहुत डर लगता था। उसकी घबराहट देखकर शुसेई पहली बार बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद आउई की दोस्त मोई उसे एक एम्यूजमेंट पार्क की 2 टिकट देती है। वह चाहती थी कि आउई अपने किसी खास दोस्त के साथ वहाँ जाए। इतने में शुसेई टिकट छीन लेता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं, इसलिए मेरे साथ चलो। आउई लाख मना करती है, लेकिन आखिरकार दोनों साथ में एम्यूजमेंट पार्क पहुँच जाते हैं। शुसेई बाहर से जितना निडर दिखाई देता था, असल में उसे ऊंचाई वाले राइड्स से बहुत डर लगता था। ये देखकर आउई उसकी खूब खिल्ली उड़ाती है और जबरदस्ती उसे कई राइड्स पर बैठा देती है। शाम होते होते दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां रात में शानदार आतिशबाजी का शो होने वाला था। वहां लगे पोस्टर पर लिखा होता है कि जो कपल साथ बैठकर यह शो देखते हैं उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए सफल हो जाती है। आउई मजाक में यह बात पढ़कर सुनाती है। शुसेई मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर आज मैं तुम्हारे साथ ही यह शो देखूंगा। इसी बीच उन्हें अपने स्कूल की कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं। अगर किसी ने उन्हें साथ देख लिया तो स्कूल में बड़ी परेशानी हो सकती थी, इसलिए दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। भागते भागते वे एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। अचानक शुसेई आउई के बहुत करीब आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह उसे किस करने वाला हो। आउई घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल शुसेई जोर से हंस पड़ता है। वह कहता है, तुम तो सच में बहुत जल्दी डर जाती हो, अपना थोड़ा ख्याल रखा करो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अब तक आउई को एहसास होने लगा था कि वह शुसेई के लिए सिर्फ एक रूममेट वाली भावना नहीं रखती। उसके दिल में धीरे धीरे प्यार जन्म लेने लगा था। उलझन में पड़कर वह अपनी दोस्त मोई को पूरी सच्चाई बता देती है कि शुसेई पिछले कई दिनों से उसी के घर में रह रहा है। ये सुनकर मोई हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आउई से नाराज हो या उसकी चिंता करे। मोई मुस्कुराकर आउई से कहती है, वैसे भी मेरे और शुसेई के बीच अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें सच में वह पसंद है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मोई की यह बात सुनकर आउई हैरान रह जाती है। कुछ दिन बाद आउई और शुसेई स्कूल से घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में आउई की नजर एक खूबसूरत नेकलेस पर पड़ती है। उसे वह नेकलेस बहुत पसंद आता है, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा होने की वजह से वह उसे खरीद नहीं पाती। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो दरवाजे के बाहर सातोमी उनका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही सातोमी को पता चलता है कि शुसेई और आउई एक ही घर में रह रहे हैं, वह हैरान रह जाती है। फिर वह आउई से कहती है, अगर तुम्हें शुसेई से प्यार भी हो गया है तब भी तुम दोनों का साथ होना नामुमकिन है। आउई तुरंत जवाब देती है, लेकिन तुम्हारा और शुसेई का तो बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है। सातोमी
सातोमी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, हम दोनों के बीच 2 साल पहले क्या हुआ था ये तुम्हें नहीं पता। हमारा रिश्ता इतना आसान नहीं है कि पूरी तरह खत्म हो जाए। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद शुसेई कई दिनों तक आओई से मिलने नहीं आता। आओई उसके बारे में सोच सोच कर परेशान रहने लगती है। आखिरकार वह शुसेई के बड़े भाई से मिलने जाती है। वह उससे पूछता है, क्या तुम शुसेई से प्यार करती हो? आओई शर्माते हुए इस बात से इनकार कर देती है। फिर वह हिम्मत करके पूछती है, आखिर शुसेई और सातोमी के बीच ऐसा क्या हुआ था? शुसेई का भाई बताता है कि दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थे। सातोमी हमेशा शुसेई का साथ देती थी और मुश्किल समय में उसकी मदद करती थी, इसीलिए उनका रिश्ता आम रिश्तों से कहीं ज्यादा गहरा था। इसके बाद वह मजाक में कहता है, अगर पूरी कहानी जाननी है तो पहले मुझे एक किस देना होगा। इतना कहकर वह अचानक आओई के गाल पर किस कर देता है। आओई बुरी तरह घबरा जाती है, उस पर चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसी समय शुसेई अपने परिवार से मिलने आया होता है। उसका भाई उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, तुम अब एक लड़की के साथ रह रहे हो, जरूरत पड़ सकती है, ये रख लो। लेकिन शुसेई पैसे लेने से मना कर देता है। फिर उसका भाई हंसते हुए कहता है, वैसे मैंने आओई को किस कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह उसकी जिंदगी का पहला किस था। यह सुनते ही शुसेई का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह अपने भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किसी तरह खुद को रोक लेता है। इसके तुरंत बाद शुसेई आओई से मिलने पहुंचता है। आओई अकेले बैठी रो रही होती है। शुसेई उसके पास आकर धीरे से कहता है, प्लीज मत रो, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना ख्याल रखा करो। इसके बाद वह प्यार से आओई के माथे पर एक हल्का सा किस करता है और कहता है, अब उस बुरे अनुभव को भूल जाओ। आओई की उदासी धीरे धीरे दूर होने लगती है। शुसेई मजाक में उसे हल्का सा धक्का देता है। आओई घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल दोनों जोर से हंसने लगे हैं। अब आओई पूरी तरह शुसेई के साथ सहज महसूस करने लगी थी। उसके साथ बिताया हर पल उसे अच्छा लगने लगा था। दूसरी तरफ शुसेई भी पहले से ज्यादा आओई की परवाह करने लगा था। वह उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता, उसकी मदद करता और बिना कहे उसका ख्याल रखता था। धीरे धीरे दोनों की रोजमर्रा की जिंदगी बदलने लगी और बिना एहसास किए उनके बीच का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदलने लगा। अब तक आओई और शुसेई दोनों को एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का एहसास हो चुका था, लेकिन दोनों में से कोई भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पा रहा था। उनका रिश्ता सिर्फ अनकही भावनाओं पर टिका हुआ था। आओई चाहती थी कि उनके बीच ऐसा कुछ भी न हो जिससे यह खूबसूरत रिश्ता टूट जाए। एक दिन दोनों साथ में शॉपिंग करके घर लौट रहे थे, तभी अचानक उन्हें स्कूल का एक छात्र देख लेता है। आओई तुरंत शुसेई को आगे चलने का इशारा करती है ताकि किसी को शक न हो कि वे दोनों साथ रहते हैं, लेकिन शुसेई मुस्कुराकर कहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। ये सुनकर आओई भी पहली बार अपने दिल की बात कह देती है, मुझे भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना है। इसी बीच शहर में होने वाले मशहूर फायरवर्क्स फेस्टिवल की तारीख करीब आ जाती है। आओई चाहती थी कि उस दिन सब कुछ अच्छा हो, इसलिए वह अपने लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदी है। लेकिन उसी समय शुसेई के पास सातोमी का फोन आ जाता है। वह बिना कुछ बताए तुरंत उससे मिलने चला जाता है। सातोमी से मिलने के बाद साफ दिखाई देता है कि शुसेई किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। दरअसल उसने 2 साल पहले सातोमी से एक वादा किया था जिसे निभाना अब उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। जब शुसेई वापस घर आता है तो आओई उससे पूछती है, 2 साल पहले आखिर हुआ क्या था? लेकिन शुसेई सिर्फ इतना कहता है, प्लीज अभी मुझसे इस बारे में मत पूछो, और वह बात को वहीं खत्म कर देता है। अगले दिन स्कूल में आओई को पता चलता है कि उसकी दोस्त मोई और शुसेई का दोस्त अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यह खबर सुनकर उसे खुशी भी होती है। उसी दिन उसे यह भी पता चलता है कि आज शुसेई का जन्मदिन है। आओई बहुत उत्साहित हो जाती है। वह तय करती है कि आज शुसेई को एक प्यारा सा सरप्राइज देगी। वह अपने हाथों से केक बनाती है, स्वादिष्ट खाना तैयार करती है और पूरे कमरे को सजाकर उसका इंतजार करने लगी है। दूसरी तरफ शुसेई का दोस्त उसे रास्ते में रोककर कहता है, अगर तुम सच में आओई की परवाह करते हो तो उसके साथ खेल मत खेलो, उसके जज्बातों को हल्के में मत लेना। शुसेई जवाब देता है, मैं उसके साथ इसलिए रहता हूँ क्योंकि उसके साथ मुझे सुकून मिलता है, लेकिन अगर मैं उसके साथ डेट करने लगा तो शायद वह और ज्यादा असहज महसूस करेगी। दोस्त मुस्कुराकर कहता है, अगर ऐसा है तो फिर साफ साफ उससे अपनी भावनाएं कह दो। शुसेई कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। रात काफी हो जाती है, लेकिन शुसेई अब तक घर नहीं लौटता। तभी सातोमी आओई को फोन करके जानबूझकर कहती है, आज शुसेई घर नहीं आएगा, वह मेरे साथ है। ये सुनकर आओई का दिल टूट जाता है, लेकिन सच ये था कि जब सातोमी ने शुसेई से कहा कि वह उसके साथ रात बिताए तो शुसेई ने साफ मना कर दिया। उनके बीच अब वैसा कोई रिश्ता नहीं बचा था। कुछ देर बाद शुसेई आखिरकार घर लौट आता है। घर में घुसते ही वह देखता है कि पूरा कमरा सजा हुआ है, टेबल पर केक रखा है और उसके पसंदीदा खाने तैयार हैं। उसे समझते देर नहीं लगती कि यह सब उसके जन्मदिन के लिए आओई ने किया है। दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन आओई पूरे समय चुप रहती है। शुसेई उसकी उदासी महसूस कर लेता है और पूछता है, क्या बात है, तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? आओई धीरे से कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। यह सुनकर शुसेई उसके करीब आता है। इस बार आओई उससे बिल्कुल नहीं डरती, वह शांति से उसकी ओर देखती रहती है। उसी पल शुसेई को एहसास होता है कि आओई अब इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह गंभीर हो चुकी है, लेकिन वह उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना
करना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप अपना सामान समेटता है और घर छोड़कर जाने लगता है। आउई रोते हुए उसके पीछे भागती है और कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। शुसेई रुककर उसकी तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, मैं भी तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन इस तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ या नहीं। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है, जबकि आउई की आंखों में सिर्फ आंसू रह जाते हैं। शुसेई घर छोड़ने के बाद भी बिल्कुल खुश नहीं था। उसे बार बार आउई की याद आ रही थी। वह जानता था कि अगर वह उसके साथ रहा तो कहीं उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंच जाए। यही सोचकर उसने उससे दूरी बना ली थी। उधर आउई उसके जाने के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। वह हर दिन उसे याद करके रोती रहती थी। इसी बीच मोई शुसेई के दोस्त से पूछती है, आखिर 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? तब वह पूरी सच्चाई बताता है। दरअसल शुसेई और सातोमी बचपन से एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे उन्हें लगा कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता जहरीला होता चला गया। दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे। वे एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन साथ रहकर सिर्फ एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे थे। आखिरकार शुसेई ने यह रिश्ता खत्म करने का फैसला किया, लेकिन सातोमी इस ब्रेकअप को स्वीकार नहीं कर पाई। एक दिन उसने शुसेई को मैसेज किया कि वह बर्फ में एक पेड़ के नीचे उसका इंतजार करेगी। शुसेई ने गुस्से में वह मैसेज नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद उसे एक वॉइस मैसेज मिला, जिससे पता चला कि सातोमी सचमुच तेज बर्फबारी में उसी जगह उसका इंतजार कर रही थी। शुसेई तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन तब तक सातोमी ठंड की वजह से बेहोश हो चुकी थी। वह उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में होश आने के बाद सातोमी ने शुसेई से एक वादा लिया। उसने कहा, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम मेरे पास जरूर आओगे। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहलवा लिया कि जब तक उसे अपनी जिंदगी की सच्ची खुशी नहीं मिल जाती तब तक शुसेई उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इसी वादे की वजह से शुसेई आज भी खुद को सातोमी से पूरी तरह अलग नहीं कर पा रहा था। ये सब देखकर शुसेई का बड़ा भाई उससे कहता है, तुम एक ऐसे वादे का बोझ उठा रहे हो जिसने तुम्हारी अपनी जिंदगी रोक दी है। वह वादा बहुत स्वार्थी था। मैं जानता हूँ कि तुम आउई से प्यार करते हो। पिछली बार जो हुआ उसी डर की वजह से तुम अपनी भावनाओं से भाग रहे हो। अब समय आ गया है कि अपने दिल की सुनो। भाई की बातें सुनकर शुसेई गहरी सोच में पड़ जाता है। इसी बीच फायरवर्क्स फेस्टिवल का दिन भी आ जाता है। आउई और शुसेई ने कभी साथ जाने का सपना देखा था, लेकिन अब ऐसा होना लगभग नामुमकिन लग रहा था। मोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ फेस्टिवल जाने वाली होती है। वह आउई से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है, तुम अकेली मत रहना, उसके साथ चली जाना। रास्ते में उसकी मुलाकात शू से होती है। मोई उससे भी यही बात करती है। आउई हैरानी से पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मोई मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा उसी दर्द में जीती रहो। तुम्हें अपनी खुशी ढूंढनी होगी। आउई मजबूरी में उसकी बात मान जाती है। फेस्टिवल वाले दिन मोई आउई को पहले ही बस में बैठाकर वहाँ भेज देती है, जबकि वह खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। उधर शुसेई का दोस्त उसे जोर से डांटा है। वह कहता है, जब तुम आउई के साथ रहते थे तब तुम्हारे चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशी दिखाई देती थी। उसी एहसास को प्यार कहते हैं, लेकिन तुम हमेशा अपनी भावनाओं से भागते रहते हो। इसी दौरान सातोमी भी शुसेई से मिलती है। वह उसे बताती है, आउई के लिए जो नेकलेस तुमने खरीदा था उसे खरीदने के लिए तुमने कितनी मेहनत की थी, मुझे सब पता है। इससे साफ है कि तुम मुझसे नहीं आउई से प्यार करते हो। फिर वह कहती है, आज आउई किसी और के साथ फेस्टिवल में गई है। अगर तुमने आज भी अपने दिल की बात नहीं कही तो शायद उसे हमेशा के लिए खो दोगे। अब शुसेई को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो जाता है। वह बिना एक पल गंवाए फेस्टिवल की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ते में भारी ट्रैफिक की वजह से वह बुरी तरह फंस जाता है। उधर फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है। आउई के साथ आया लड़का उससे अपने दिल की बात कह देता है। वह कहता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। पिछले साल भी मैं तुम्हारे साथ इस फेस्टिवल में आना चाहता था। इसी समय आतिशबाजी शुरू हो जाती है। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा आसमान जगमगा उठता है। अचानक आतिशबाजी से आसमान में दिल का खूबसूरत आकार बन जाता है। आउई शर्माते हुए शुसेई की तरफ देखती है। तभी शुसेई शरारत करते हुए पहले उसका एक फोटो खींच लेता है और उसे थोड़ा छेड़ता है। दोनों हंसने लगते हैं। फिर अगले ही पल दिल के आकार वाली आतिशबाजी के नीचे दोनों एक दूसरे को प्यार से किस कर लेते हैं। यहीं से उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी एक नई शुरुआत करती है। फिल्म के आखिर में हमें वही छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो पेड़ पर अपनी इच्छा वाली पर्ची बांध रहा था। कैमरा उस पर्ची पर झूम करता है जहां लिखा होता है, काश आउई और शुसेई हमेशा साथ रहें। और सचमुच उसकी यह मासूम दुआ पूरी हो जाती है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ फिल्म LDK खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।